सीए फाउंडेशन जून 24 अकाउंट्स के पेपर की आंसर की। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन 5A। देखो ये 5 मार्क का क्वेश्चन था एंड दिस बिलोंग टू द चैप्टर इन्वेंट्री। अब ये जो क्वेश्चन के अंदर जो मेन इंटरेस्टिंग पॉइंट आपसे पूछा गया था वो इन्वेंट्री टेकिंग्स वाला पॉइंट पूछा गया था। एंड इफ यू रिमेंबर क्लियरली, इन्वेंट्री का जो चैप्टर है उसके लास्ट वाला पार्ट होता है ये वाला पार्ट, और ये बहुत ही मजेदार से सम होते हैं। मुझे तो ये सम बनाने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, तो साथ में मिलकर अपन ये वाला सम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इस सम के अंदर जो डिटेल्स है उसको रीड करना चालू करते हैं। मनीष क्लोजेस हिज बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31st March each year. Inventory taking for the year ended 31st March was completed by 10th April, on which date the following stock was available in his godown 4,50,000 at cost. देखो यहाँ पर ये सम हमारे को क्या बोलना चाहता है कि जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर था वो कब से चालू होता है, 1/4 से चालू होता है, एंड फाइनेंशियल ईयर अपना खत्म कब होता है, 31st मार्च को खत्म होता है। अच्छा, हमें भी 31st मार्च को बैलेंस शीट बनानी रहती है, इसलिए हमें भी 31st मार्च की इन्वेंट्री की वैल्यू का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हमें भी पता करना जरूरी है कि 31st मार्च की तारीख को इन्वेंट्री की वैल्यू क्या थी। एक्चुअली तो हमें 31st मार्च को फिजिकल इन्वेंट्री जाकर हमारे गोडाउन पे काउंट कर लेनी चाहिए थी, पर कोई रीज़न से हमारे जो मनीष भैया हैं ये नहीं कर पाए थे, और उसकी वजह से क्या हुआ, ये प्रोसेस डिले होके उन्होंने ये प्रोसेस करा ज़रूर, पर ये कब करा उन्होंने, 10th of April को ये प्रोसेस उन्होंने कंप्लीट करा। बराबर 10th of April को ये प्रोसेस उन्होंने कंप्लीट करा, और 10th of April को जब उन्होंने ये प्रोसेस कंप्लीट करा तब वहां पर उनको पता चला कि इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी थी, 4,50,000 इन्वेंट्री की वैल्यू थी उनके गोडाउन के अंदर। अब हमारे को ये 4,50,000 का वैसे तो कोई काम नहीं है, क्योंकि 10th of April को ना हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है ना बैलेंस शीट बनानी होती है। हमारे को बैलेंस शीट कब बनानी है, 31st मार्च को बनानी है, इसीलिए हमारे को अपने स्टॉक की वैल्यू चाहिए 31st मार्च को। पर ये 4,50,000 से रिवर्स वर्क हमें करना पड़ेगा। क्या रिवर्स वर्क करना पड़ेगा कि बॉस ये जो 10 दिन के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस हुए उसके रिवर्स वर्क के ऊपर हमारे को इंपैक्ट दिखाना पड़ेगा, और हमारे को निकालना पड़ेगा कि 4,50,000 अगर 10 अप्रैल को था और इसके वजह से ये जो ट्रांजैक्शंस इस ड्यूरेशन में हुए उनको ध्यान में रखते हुए 31st मार्च को मेरे पास वैल्यू ऑफ क्या स्टॉक होगा, वो अपने को रिवर्स वर्क यहाँ पर करना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन के अंदर अपने को दे रखा है, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट टुक प्लेस बिटवीन 31st मार्च एंड 10th अप्रैल। यही पीरियड के बीच में जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर अपने को कोई ना कोई डिटेल दे रही होगी, और यहाँ से अपने को रिवर्स वर्क करके 31st मार्च का क्या है ना क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी रहेगी। तो एक एक करके इन डिटेल्स को देखते हैं और इसका इंपैक्ट समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, गुड सोल्ड टू कस्टमर 1,10,000 एंड सेल्स रिटर्न 10,000। तो सबसे पहला काम मैं ये कर सकता हूँ, देखो सेल्स और सेल्स रिटर्न है, और हम जानते हैं कि इनको हम माइनस करके नेट सेल्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बोल देते हैं हमारी नेट सेल्स कितनी हुई है, 1 लाख की हमारी नेट सेल्स हुई है। यानी कि समझो 31st मार्च को मेरे पास जितना भी सामान था उसमें से मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। कितने का सेल कर दिया, 1 लाख रुपए का मैंने सेल कर दिया। अब ये जब आप सेल करते हो तो याद रखना ये जो गुड्स होते हैं ये कौन सी वैल्यू के ऊपर होते हैं, सेल वैल्यू पर होता है। और हमारी इन्वेंट्री कौन सी वैल्यू पे बनती है, सेल वैल्यू पे बनती है? नहीं, हमारी इन्वेंट्री तो कॉस्ट वैल्यू पे बनती है। तो सबसे पहले तो इस सेल वैल्यू को हमारे को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करके कॉस्ट वैल्यू पे लेकर आना पड़ेगा। इस सेल वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीज को कन्वर्ट करके कॉस्ट वैल्यू पर लेकर आना पड़ेगा। और इसके लिए देखो हम क्वेश्चन के अंदर ढूंढते हैं कहीं हमारे को कोई डिटेल दी है। तो देखो आप जैसे जैसे आगे जाते जाओगे क्वेश्चन का जो लास्ट पॉइंट है वहां पर हमारे को लिख रखा है कि गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। बराबर, अब यहां से हम जानते हैं कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स, और इतना बात हम जानते हैं कि 100 अगर कॉस्ट है तो 25 प्रॉफिट है तो 125 सेल्स है। और यहां से हम रिवर्स वर्क करके ये भी निकाल सकते हैं कि भाई ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट भले ही 25% है, बट प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स हमारे लिए कितना बैठ जाएगा, 20% बैठ जाएगा। हम इस रिलेशन को यूज करेंगे 25/125 इंटू 100 करके निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना आ गया, 20%। अब मैं इसको यूज करके निकाल सकता हूं कि भाई मैंने कोई सामान बेचा था 1 लाख की सेल वैल्यू के ऊपर, जिसपे 20% क्या चार्ज है, प्रॉफिट चार्ज। तो इसी चीज की जो कॉस्ट निकल कर आएगी वो कॉस्ट कितनी निकल कर आएगी, 80,000 इस चीज की कॉस्ट निकल कर आएगी। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर अपने को निकालना था वो ये निकालना है कि जो भी सामान अगर आपने बेचा है तो उस चीज की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है। अब इसका इंपैक्ट समझते हैं अपन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के बाद। देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हो गया, 80,000 का। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, 4,50,000 के ऊपर। देखो समझो हमारे पास जितनी भी इन्वेंट्री थी कब, 31st मार्च को, उसमें से हमने सेल कर दिया यानी कि क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। बराबर, जो भी हमने कम करा, कितना कम करा, 80,000 कम करा। और फिर हमने जब 10th अप्रैल को काउंट करा होगा तो वहां पर जो इन्वेंट्री आई हमारे पास यानी कि ये 4,50,000, इसमें
क्या ये जो हमने बेच दिया माल ये दिख रहा होगा हमारे को? ये तो नहीं दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमने सेल कर दिया, हमारे गोडाउन से तो बाहर निकल गया। यानी कि ये चीज 4,50,000 की जब मैं काउंटिंग कर रहा हूँ तब ये सामान मुझे दिखाई नहीं होगा। पर यही सेम सामान अगर मैं 31 मार्च को काउंटिंग करने जाता तो मुझे दिखता कि नहीं दिखता? मुझे दिखता। क्यों? क्योंकि ये सेल मैंने कब करा है? 31 मार्च के बाद करा है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को समझना पड़ेगा कि 4,50,000 स्टॉक है 10 अप्रैल का। 10 अप्रैल तक मैंने एक सेल कर दिया था 80,000 का। वो सेल मैंने 31 मार्च तक नहीं करा था। तो अगर मैं 31 मार्च को अपने गोडाउन में पहुंचता तो मेरी इन्वेंट्री में मुझे कितना दिखता? ये 450 तो दिखता ही दिखता, प्लस 80,000 का सामान मेरे को और दिखता। बराबर आ गया समझ में? ये 450 तो दिखता ही दिखता, ये 80,000 का सामान मेरे को और दिखता। तो इसके थ्रू हमने पहला और दूसरा ये जो दो एडजस्टमेंट है इसको हमने करे। अब नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या है? परचेजेस अमाउंटेड टू ₹85,000 इंक्लूडिंग कैश परचेजेस, उससे कोई लेना देना नहीं हमारे को। परचेज रिटर्न्स अमाउंटेड टू ₹2,500। तो सबसे पहले अपन यहां पर भी इसको नेट करके बोल देते हैं। हमारा जो नेट परचेज बन रहा है, नेट परचेज कितना बन रहा है? 82,500 का। 85,000 माइनस 2,500, तो 82,500 का हमारा नेट परचेज बन रहा है। अच्छा, हमेशा याद रखना परचेज हमारा कौन सी वैल्यू पे होता है? कॉस्ट पे ही होता है। तो जैसे सेल को हमको कन्वर्ट करना पड़ता था ना, सेल टू कॉस्ट, इसको करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास कौन सी वैल्यू पर है? कॉस्ट की वैल्यू पर ही है। बराबर। तो पहले हमने वैल्यू असर्टेन कर लिया, अब इसका इंपैक्ट समझते हैं। देखो इंपैक्ट समझो। 31 मार्च को ये क्या चीज हमने परचेज कर ली थी क्या? 31 मार्च तक हमने ये चीज परचेज नहीं करी थी। फिर 31 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में हमने ये चीज खरीद ली। जब हम ये चीज खरीदेंगे तो ये चीज आके हमारे गोडाउन में पड़ी होगी। बराबर। तो मेरे आकर गोडाउन में 82,500 का सामान पड़ा था। अब मैं गया गोडाउन पे काउंटिंग करने, कौन सी तारीख को? 10/4 को। जब मैं 10/4 को काउंटिंग करूंगा तो क्या ये 82,500 भी मैं काउंट कर लूंगा कि नहीं कर लूंगा? मैं कर लूंगा। पर यही अगर मैं 31 मार्च को पहुंच जाता अपने गोडाउन पे और काउंट करने जाता तो क्या ये 82,500 मेरे को काउंटिंग में मिलता? डेफिनेटली नहीं मिलता, क्योंकि ये तो परचेज ही 1 तारीख के बाद हुआ है हमारा। करेक्ट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमें रिवर्स वर्क करना पड़ेगा, 82,500 रिड्यूस करना पड़ेगा 4,50,000 में से, तब जाकर हमारी 31 मार्च की इन्वेंट्री निकल कर आएगी। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम रिड्यूस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो पॉइंट है ये हमारे स्टडी मटेरियल के पॉइंट से बहुत ज़्यादा वैल्यू मैच होता है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो ये सम बहुत ईजी है, और इसीलिए जो पहले जो 4 पॉइंट है ना उसको तो मैंने रेफरेंस फाइंड करने की भी कोशिश नहीं करी कि ये कहाँ है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर ही सम जहाँ पर इन्वेंट्री टेकिंग्स का होता है पहले 4 पॉइंट तो सब जगह ही होता है। पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6 ये 2 पॉइंट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था, बट बहुत इजी तरीके से आपको पूछ लिया गया है और मैंने वहां पर इसलिए रेफरेंस भी लिख दिया है। दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी सिमिलर टू इलस्ट्रेशन 9.5 एंड इलस्ट्रेशन 10 के अंदर एक ट्रांजैक्शन लिखा है उसके अंदर से, और मैंने भी अपनी आंसर की उन्हीं क्वेश्चंस को रेफरेंस में लेकर बनाया है। सो आप देख सकते हो कि स्टडी मटेरियल के अंदर से कितना पेपर आया है इस बार यार, कितना पेपर आया है इस बार। चलो पॉइंट नंबर 5 करते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 15,000 रिसीव्ड इन मार्च। बराबर 15,000 का सामान हमने मार्च में रिसीव कर लिया था। 15,000 का सामान हमने मार्च में रिसीव कर लिया था फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। यानी कि मेरे पास कोई सामान आया तो है, पर मैं क्या हूं? मैं कंसाइनी हूं। कंसाइनी ओनर होता है क्या गुड्स का? कंसाइनी ओनर नहीं होता। और अगर मैं ओनर नहीं हूं तो ये मेरी इन्वेंट्री के गोडाउन में पड़ा जरूर है, पर मेरी इन्वेंट्री नहीं है। बराबर, मेरे गोडाउन में जरूर पड़ा है पर ये मेरी इन्वेंट्री नहीं है। इसीलिए जब मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा ना तब मैं इस चीज को काउंट नहीं करूंगा। बराबर। सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने समझी कि ये कंसाइनी जो होता है वो ओनर नहीं होता, और क्योंकि आप ओनर नहीं हो इस पर्टिकुलर गुड्स के, ये आपकी इन्वेंट्री नहीं है। क्योंकि ये आपकी इन्वेंट्री नहीं है, आपकी बैलेंस शीट में जब आप इन्वेंट्री लिख रहे हो तो भाई ये 15,000 में से कोई भी पार्ट हमारे यहाँ पर तो नहीं आना चाहिए। करेक्ट। आगे देखते हैं। भाई हमने मार्च में 15,000 रुपए का सामान हमारे यहाँ पर आया था, आउट ऑफ विच 60% ऑफ द गुड्स हैज बीन सोल्ड बाय 10 अप्रैल। यानी कि बहुत ही सिंपली समझो, 15,000 का सामान आया था, इसके 2 भाग कर दो, एक भाग कर दो 60% और एक भाग कर दो 40%। बराबर 60% कितना हो जाएगा? 9,000। 40% कितना हो जाएगा? 6,000। हमें इतना पता है कि 15,000 में से 9,000 तो हमने बेच भी दिया है, तो हमारे पास अभी पड़ा कितना है? 6,000 का सामान हमारे पास अभी भी पड़ा है। क्यों? क्योंकि ये 10 अप्रैल तक अभी भी बिका नहीं है। अब जब मैं 10 अप्रैल को गया गोडाउन पे और मैंने काउंटिंग चालू करी कि कितना स्टॉक मेरे पास पड़ा है, तो ये काउंटिंग के अंदर आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा? आ गया होगा, क्योंकि ये 6,000 मुझे वहां दिख रहा होगा। और उसी को चलते मैंने क्या कर दिया होगा, इस 4,50,000 के अंदर ये 6,000 को भी कंसिडर कर लिया होगा।
अब जब मैं वापस आऊंगा और मैं चेक करूंगा कि यार ये सामान मुझे दिख जरूर रहा है मेरे गोडाउन पे, पर इसका मालिकाना हक मेरा नहीं है. आई एम नॉट द ओनर फॉर इट. सो बिकॉज आई एम नॉट द ओनर फॉर इट, दिस शुड नॉट बी इन द वैल्यू ऑफ माई इन्वेंट्री. और इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर अमाउंट को अपने अंदर से रिड्यूस कर लूंगा. और वो कितना निकल कर आएगा, हम यहाँ से 6000 रिड्यूस कर लेंगे. बराबर समझना, 4,50,000 जो हमारी इन्वेंट्री है उसमें से हम ये 6000 माइनस कर देंगे. क्यों? क्योंकि ये अपनी वैल्यू नहीं है, ये अपने गुड्स नहीं है, ये किसी और के गुड्स हैं. बराबर आ गया क्लियरली समझ में. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है, आफ्टर द स्टॉक इज टेकन इट वाज फाउंड दैट देयर वाज सर्टेन ओल्ड स्लो मूविंग आइटम कॉस्टिंग 14,850 which should be taken at 9,500 to ensure disposal ऑफ एन इंटरेस्टेड कस्टमर. मतलब ये बताया गया कि भाई हमारे पास कुछ सामान पड़ा था जिसकी कीमत हमें लगता है 14,850 है, पर मार्केट में वो 9,500 के ऊपर नहीं बिकने वाला. हमारी को पता है कि इन्वेंट्री हमारे को किस पे वैल्यू करनी है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर. यानी इन्वेंट्री में दिख जरूर रहा है 14,850, पर हमारे को उसको कितने से दिखाना है, 9,500 से दिखाना है. तो ये रिडक्शन इन वैल्यू हो गई हमारे पास स्टॉक में. तो हम क्या कर देंगे, 14,850. बेसिकली दिस इज गॉट नथिंग टू डू, ये जो लास्ट पॉइंट है ना, दिस इज गॉट नथिंग टू डू कि 31 मार्च को हमारे को स्टॉक ले लेना चाहिए था, पर हमने 10 अप्रैल को लिया. तो बोलो अब क्या होगा. ये पॉइंट 31 मार्च को आता तो भी हम ले लेते, 10 अप्रैल को भी आता तो भी हम ले लेते, उसी तरीके से कंसिडर करने वाले. तो एक बार के लिए ये पॉइंट मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ, और उसके पहले मैं आपको यहाँ पर रिवर्स वर्क करके एक अमाउंट निकाल के देना चाहता हूँ कि 31 मार्च को मेरी इन्वेंट्री के अंदर था क्या. बराबर, तो 31 मार्च को अगर 10 अप्रैल को मेरी इन्वेंट्री 4,50,000 थी, उसके बाद मैंने 80,000 का कुछ सेल कर दिया था, 4,50,000 माइनस 80,000, फिर उसके बाद 4,50,000 प्लस 80,000, फिर उसके बाद मैंने 82,500 का कुछ परचेज कर लिया था, और फिर उसके बाद मैंने 6,000 का, मेरे पास एक ऐसा स्टॉक था जिसकी ओनरशिप मेरी नहीं है. तो यहाँ से मेरे पास निकल कर आता है कि बॉस हमारे पास जो इन्वेंट्री होनी चाहिए थी 31 मार्च को, वो होनी चाहिए थी 441,500. अब इसमें से वो जो रिडक्शन इन वैल्यू करना है वो रिडक्शन इन वैल्यू भी कर लेते हैं. तो 441,500 में से रिडक्शन इन वैल्यू निकालिए कि हमें लगता है हमारे पास कोई चीज़ थी 14,850 की, पर वो मार्केट में कितने पे बिकेगी, 9,500 पे ही बिकेगी. तो उसकी वैल्यू रिड्यूस कितने से हो गई, 14,850 माइनस 9,500 विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 5,350. अब मैं इसको रिड्यूस कर दूंगा 441,500 में से, तो मेरे को मिल जाएगी कि भाई 31 मार्च को 4,36,150. दिस इज द वैल्यू ऑफ माई इन्वेंट्री. दिस इज द अमाउंट जो मैं बैलेंस शीट के अंदर लेके जाऊंगा, 4,36,150. बराबर. अब इसी सम को एग्जाम में आपको किस तरीके से लिखना था, एग्जाम में आपको इस तरीके से लिखना था. बराबर. सबसे पहले आप लिख देते हैं कि भाई वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 10/4/24 4,50,000. फिर आप ये जो पूरा सेल्स वाला जो अपन ने पार्ट करा ना, वो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि भाई सेल में से रिटर्न माइनस करा तो नेट सेल निकला आपका. नेट सेल में से आपने प्रॉफिट का जो एलिमेंट था वो प्रॉफिट का एलिमेंट हटाया तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिला, और ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या हो जाएगा, हमारे लिए ऐड हो जाएगा. फिर परचेजेस के बारे में हम करेंगे कि भाई परचेजेस जो हुए थे 1/4 से लेके 10/4 के बीच में, उसमें नेट ऑफ रिटर्न्स हमने करके हमारे को पता चल गया कि भाई टोटल परचेज 82,500 का करा था, उसको रिड्यूस करेंगे. फिर हम लिखेंगे अनसोल्ड स्टॉक ऑफ विच गुड्स आर रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, कि मेरे पास 6,000 का सामान पड़ा है पर मैं ओनर नहीं हूँ, कंसाइनी हूँ. और क्योंकि मैं कंसाइनी हूँ, दिस इज नॉट इनटू माय इन्वेंट्री, मेरे फिजिकली मेरे पास पड़ी है, पर दिस इज नॉट द ओनर्ड इन्वेंट्री दैट आई हैव. तो मुझे ये भी हटाना पड़ेगा अपने 450 के अंदर से, एंड लेस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द स्टॉक. और यहाँ से हमारा ये जो अमाउंट है 4,36,150 ये निकल कर आएगा. आई होप गाइज आपको ये वाला सम बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर है. जाते जाते आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू वन मोर शॉर्ट थिंग गाइज, कि हम सीए इंटरमीडिएट का बैच चालू कर रहे हैं May 25 के लिए. प्राइस फॉर दैट इज गोइंग टू बी 15,000 इंक्लूसिव ऑफ GST फॉर बोथ द ग्रुप्स. एंड अगर आप सितंबर में CA फाउंडेशन की एग्जाम देने वाले हैं तो प्राइस फॉर दैट इज 5,000. बैचेस आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग वेरी सून फॉर सितंबर CA फाउंडेशन एज वेल एज May 25 फॉर CA इंटरमीडिएट. मेरा नाम है CA यशवर्धन साबू. आई एम द हेड फैकल्टी फॉर अकाउंट्स एट conceptca.com. मिलते हैं अगले सम के अंदर.